गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे एमपीएससी यानी कि भारत और विश्व की इकाई 14 यानी कि जो है राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण, परमाणु मसले और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रस्तावना की, फिर हम बात करेंगे परिभाषाएं, फिर निशस्त्रीकरण नीति के 4 स्तंभों के बीच संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं निशस्त्रीकरण, भारत की निशस्त्रीकरण नीति और निशस्त्रीकरण और विकास, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। जैसे कि आपको पता है कि पुरानी कहावत है, यदि शांति चाहते हो तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको लड़ाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमारे सामने युद्ध और शांति की बहस को अच्छी तरह से उजागर करती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो एक संप्रभु देश होता है वो अपने फैसले ले सकता है, वो अपने हथियार खरीद सकता है और वो मतलब उसको क्या करना है वो उसके बारे में अपने देश के राष्ट्रीय हित के बारे में सोच सकता है, क्योंकि वो किसी का उपनिवेश नहीं है, उसको खुद के बारे में खुद ही सोचना है। फिर बात करते हैं परिभाषा यानी निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण। तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में प्रथम विश्व युद्ध के समय ही निशस्त्रीकरण की अवधारणा का विस्तृत विवेचन होता रहा है। शस्त्र नियंत्रण की जो अवधारणा थी वो 1950 के दशक में अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की सतत स्थापना का तत्व माना गया है, जैसा कि आप जानती हैं। फिर हम बात करते हैं शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा के घेरे में कई तरह के उपाय शामिल हो गए, जैसे कि कुछ विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों के उत्पादन पर रोक, मतलब जो शस्त्र है, जो कुछ विशिष्ट प्रकार के शस्त्र है उनके उत्पादन पर रोक हो गई थी, मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप। जैसे परिसीमन, कमी या विनाश, उनमें कमी करना या उनको खत्म करना। जैसे कि कुछ सैनिक गतिविधियों की रोकथाम, जैसे सशस्त्र बलों की तैनाती पर नियंत्रण करना, सैनिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, आकस्मिक युद्ध के खतरे कम करना, कुछ विशिष्ट तरह के शस्त्रों या युद्ध की विधियों पर रोक लगाना, सैनिक मामलों में खुलापन लाकर देशों के बीच आपसी विश्वास पैदा करना। ये कुछ बिंदु है हमारे। फिर हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण नीति के 4 स्तंभों के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो मुख्य स्तंभ है, यानी कि जो उसकी नीति है, यानी कि शस्त्रीकरण कम करना। अन्य 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ क्या हुआ इसका, शस्त्रीकरण कम करना। दूसरा स्तंभ क्या हुआ, शस्त्र नियंत्रण। तीसरा, संकट की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंध। और जो चौथा है इसका वो है विश्वास एवं सुरक्षा का निर्माण। शस्त्र नियंत्रण के कार्य क्या है कि किसी मतलब कोई भी अचानक से घटना हो गई और उससे होने वाले युद्ध के खतरे को कम करना, हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय होड़ को धीमा करना, जो लोगों में जो देशों में होड़ छिड़ी हुई है शस्त्र खरीदने की बेचने की, उसको थोड़ा कम करना। देशों को विवाद हल करने के शांतिपूर्ण उपाय अपनाने को प्रोत्साहित करना, मतलब देश है जो उन देशों के लिए जो शांतिपूर्ण उपाय हैं उनको आगे लेके आना और उनसे लोगों को प्रोत्साहित करना कि इनसे अगर आप युद्ध नहीं करते तो इनसे आपको ये फ़ायदा होगा और जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बेहतर बनी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि युद्ध होने से आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। संसाधनों को आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्य के लिए बचाना और विश्वास एवं बेहतर सूझबूझ पैदा करना। उसके बाद बात करते हैं विश्वास निर्माण उपाय यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम। तो जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 1970 के दशक में हुआ था, इसका मुख्यतः सुरक्षा के संदर्भ में किए जाते हैं और अन्य विश्वास और सुरक्षा निर्माण उपाय कहा जाने लगा। इन उपायों के उद्देश्य हैं देशों को विश्वास दिलाना कि उनकी संभावित शत्रु देश उन पर हमला नहीं करना चाहते और इस तरह की गलतफहमी होने की आशंका को दूर करना, अधिक मजबूत ताकतों द्वारा राजनीतिक दबाव की संभावनाएं कम करना, संकट की स्थिति में शत्रुता फैलाने की संभावना को कम करना। ये इसके बिंदु है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि एक टेबल दी हुई है निशस्त्रीकरण नीति की 4 अवधारणाओं में आपसी संबंधों का ब्यौरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ते भी हैं तो ये पूरी जो यूनिट आपको कवर हो जाती है इसमें, क्योंकि इसका मतलब जो संबंध है इसी टेबल से है। फिर इसके बाद कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और निशस्त्रीकरण। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका आदर्श है कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की मार से बचाना, मतलब जो पीढ़ी आगे आने वाली है उनको युद्ध की मार से बचाना, युद्ध के प्रभाव से बचाना, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। इससे घोषणा पत्र में बल प्रयोग करने की धमकी मनाही है, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों पर विचार करने तथा सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ऐसे सिद्धांतों पर सिफारिशें करने का अधिकार है। फिर बात करें निशस्त्रीकरण की संस्थाएं, तो सबसे पहले आती है इसकी महासभा, यानी कि यह
जो महासभा होती है वो निशस्त्रीकरण पर विचार विमर्श करती है और जो इससे जुड़ी समस्या है उनको जो पूरे विश्व के देश हैं जितने भी उनके लिए कार्य और सिफारिशों का मुख्य स्रोत भी है। फिर तो इसका प्रथम समिति, तो जो प्रथम समिति है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की यह समिति महासभा की एक प्रमुख समिति है। यह केवल निशस्त्रीकरण तथा सुरक्षा संबंधी मामलों को देखती है। फिर ये देखिए निशस्त्रीकरण आयोग, तदर्थ समिति, निशस्त्रीकरण सम्मेलन, और इसी तरह से हमारा 6 रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण विभाग, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान, निशस्त्रीकरण मामलों का परामर्श मंडल, फिर परमाणु मसले, जैसे कि आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही जो परमाणु शस्त्रों पर चिंता और इन हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के तरीकों एवं उपाय अंतर्राष्ट्रीय बहस के मुद्दे रहे हैं। परमाणु शस्त्रों के दुनिया भर में प्रसार पर रक्षात्मक उपाय के जरिए नियंत्रण करने की नीति परमाणु शस्त्रों से संपन्न देशों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। फिर हम बात करते हैं जो इसके समझौते और संधियाँ है वो 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि थी, फिर परमाणु अप्रसार संधि थी यानी कि NPT 1968 वाली, फिर 1976 की प्रवेश बिंदु परीक्षण प्रतिबंध संधि थी, फिर 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि है, और 1996 की व्यापक परमाणु निषेध। और इसी तरह से भारत की निशस्त्रीकरण नीति के बारे में, तो निशस्त्रीकरण तथा विश्व शांति को प्रोत्साहन देना भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और विश्व के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट जो है वो है परमाणु युद्ध का खतरा। परमाणु शस्त्रों की उपस्थिति और शस्त्रों की होड़ जारी रहना मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो था वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने को वचनबद्ध है, और इस दिशा में जो भारत के द्वारा प्रयास किए गए थे वो है इस प्रकार से कि 1954 में भारत ने सुझाव दिया कि जब तक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता तब तक परमाणु हथियारों के लिए सभी परीक्षण स्थगित कर दिए जाए। 1964 में फिर इनका हुआ, फिर 1974 में भारत ने परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, और फिर उसके बाद 1982 में भारत ने मांग की, फिर 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्वीडन, ग्रीस और तंजानिया के साथ मिलकर 5 महाद्वीपों के 6 देशों को शांति अभियान चलाया। फिर भारत ने 1925 में जिनेवा संधि की, और इसी तरह से जो हमारा ये परमाणु के प्रति जो भारत की नीति रही है वो पता चली। और फिर भारतीय परमाणु प्रशिक्षण और निशस्त्रीकरण नीति के बारे में है कि परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत का दृष्टिकोण सबसे पहले 1954 में सामने आया, जिसका मैंने बता दिया आपको, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति थी। और इसी तरह से हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, निशस्त्रीकरण और विकास। तो आपको पता है कि निशस्त्रीकरण और सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर अलोफ पामे ने स्वतंत्र आयोग में कहा था कि विकासशील देशों में पहले से ही कम संसाधन के सैनिक इस्तेमाल से गरीबी और बढ़ती है। जैसे कि पता ही है किसी देश पर परमाणु हमला होता है तो उसकी जो इकोनॉमी है वो डाउन चली जाती है, और फिर जो हमला करता है उसके भी ऊपर फर्क पड़ता है। फिर हम बात करते हैं जो भारतीय ढांचा इस प्रश्न पर आधारित है कि विभिन्न देशों के समुदायों में शांति कैसे स्थापित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, तो 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए हमले से उत्तर आधुनिक आतंकवाद चिंता का मुख्य विषय बन गया। इससे आतंकवाद के नए रूप का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई रणनीति के बारे में कई प्रश्न उभर कर सामने आए। आज की आतंकवादी विरोधी अमेरिकी रणनीति के मुख्य पहलू कुछ इस प्रकार है: आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाना, फिर बल प्रयोग का औचित्य, फिर अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया का तीसरा तत्व अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रमण के रूप में उभर कर सामने आया। फिर भारत में आतंकवाद के बारे में बहस के जो मुद्दे हैं वो इस प्रकार है, जैसे जातीय अलगाववादी आतंकवाद, उत्तर आधुनिक व्यापक धार्मिक आतंकवाद, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में आतंकवाद किस तरह से होता है। फिर इसके सारांश की बात करते हैं, और इसके फिर हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले शस्त्र नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले शस्त्र नियंत्रण की जो परिभाषा है कि इसका मतलब कम करना है, इसको दो सब चीज़ आप इसमें लिखना। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण की नीति के 4 स्तंभ कौन कौन से, जो हमने आपको बता दिए हैं। शस्त्र नियंत्रण के कार्य बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आसान टॉपिक भी है। और इसके बाद हम कल बात करेंगे आर्थिक समस्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक और निवेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।